डुअल नेचर, एवरीवन, डुअल नेचर के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो हमें देखना है। यकीन मानो जितने टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा उतने ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आता। जितना भी हाथ पांव मार लो, कुछ भी कर लो। क्वेश्चन का मतलब मेरा यहाँ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल। मैं यहाँ पर अभी न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की शीट्स बनी हुई है, मैं आपको दूंगा, पढ़ लेना, या मैं भी एक बार पढ़ा दूंगा यहाँ पे। अभी हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले इस चैप्टर से एक फॉर्मूला आपको बताऊं, E इज इक्वल टू एच इंटू में फ्रीक्वेंसी। कई बच्चों ने अपने टीचर से पढ़ा होगा ऐसा, स्कूल में या ट्यूशन में ऐसे। ये बेसिकली क्या है समझा रहा हूं, ये होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है मित्रों, और इस पर क्वेश्चन बहुत इजीली आते हैं। यहां पर एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, जिनको नहीं पता बता दूं मैं, फ्रीक्वेंसी दोस्तों। और यहां पर एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, 6.626 10 की पावर माइनस 34। एनर्जी का ये फॉर्मूला, ये भी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब दोस्तों कहानी समझना, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत आता है। E इज इक्वल टू NHF, जहां पर N का मतलब यहां पर नंबर ऑफ फोटोन होता है। नंबर ऑफ फोटोन को हम N बोल रहे हैं। अब इन दो फॉर्मूलों के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है, एनर्जी को टाइम से वो डिवाइड कर देते हैं और N को भी टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो पता क्या कहलाता है, ये कहलाता है पावर। ध्यान देना प्लीज, दिस इज कॉल्ड पावर। तो ये हो जाएगा पावर, और ये N/T को बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, और इंटू में H इंटू में फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास गिनती के, ध्यान देना प्लीज, वी हैव गिनती के कितने फॉर्मूले देखो, 1 2 3। इन तीनों के ऊपर 5-6 साल में एक बार क्वेश्चन आता है। किस्मत की बात है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं एनसीईआरटी का, आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप। देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सिखाता हूं, बनाता हूं। कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, कह रहा है एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब एनसीईआरटी कहता है कि किसी लेजर से प्रोड्यूस किया गया है। अब द पावर एमिटेड, कह रहा भैया हम आपको पावर दे रहे हैं, जो पावर है लेजर की वो है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वॉट, उसने पावर दिया। अब कह रहा है हाउ मैनी फोटोन पर सेकेंड, वो कह रहा है फोटोन पर सेकेंड बताओ। फोटोन, हाउ मैनी मतलब नंबर, हाउ मैनी मतलब नंबर, वो आपसे कह रहा है हाउ मैनी फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आपसे पूछ रहा है। तो आप लॉजिकली बताओ आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। दिस फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू में H इंटू में फ्रीक्वेंसी। सो मैं बहुत पोलाइटली बोलूंगा कि देखो हमारे जो मास्टर है, जो बहुत ज्यादा हैंडसम है, उन्होंने सिखाया था हमें, अरे मजाक कर रहा हूं, उन्होंने हमें ये कहा था मास्टर साहब ने कि कह रहा गलत फहमी अच्छी बात नहीं है, खुश हूं लेकिन मैं, अरे मजाक कर रहा हूं, ऐसे बोल दिया। कह रहे 4 शादी, हाँ वही मैं वही कर रहा था ना, हमारी टाइमिंग मैच करते। बिहार से आप नहीं हो, लोगों को मेरे नाम से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड की बात करना है तो हम लगाएंगे पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ फोटोन। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जितने कॉन्सेप्ट यहां बता दूंगा आज, उससे बाहर अगर एक क्वेश्चन भी तुम्हारे प्री बोर्ड में बन जाए, फिर आके बोल जाना जो मर्जी। प्री बोर्ड कितने दिन, 10 दिन बाद है ना। हाँ, मैंने यहां लिखा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, वो 4 लिख देंगे, तुम मेरा कत्ल मत कर देना कि नहीं सेव नहीं आया, भाई ये नहीं चलेगा। यार आउट ऑफ द सिलेबस थोड़ी भागेगा कोई। और यहां पर H इंटू में फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर ये जो पावर है, ये जो पावर है कितना दे रखा है देखो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये तो हमें निकालना है। ये निकालना है तो क्या मानो, X मान लो, चलो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को X मान लो। H की वैल्यू पता है आपको 6.626। मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया, मैंने बता दिया था क्या कि सर आपकी कैलकुलेशन नहीं करते आप। भाई अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो एक क्वेश्चन में 6 जन्म लग जाएंगे, टाइम लगेगा ना बहुत। इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हर क्वेश्चन को मैं कैलकुलेट करूं, या मैं करूंगा तो जल्दीबाजी में गलत करूंगा कुछ ना कुछ। मैं कैलकुलेशन कुछ मानता ही नहीं हूं, छोड़ो। तो यहां से अब X निकालना, X ही नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है। तो देखो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ सकता है, दिख रहा है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे बोलता कि फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं एनर्जी ऑफ वन फोटोन बताओ, तो क्या आप नहीं लगा पाओगे, एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। H पता ही है,
फ्रीक्वेंसी पता ही है, तो एक फोटोन की एनर्जी नहीं निकलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब आप इसे चाहो तो 2 मिनट का टाइम लेके नोट कर सकते हो, तभी फायदा होगा दोस्तों। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन कहां से आता है? एक इक्वेशन है बहुत ही फेमस, आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन। उन्होंने कहा था कि देखो, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो होता है वर्क फंक्शन, सुनते रहना, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पर ई का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन साहब ने कहा एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर इसको हम ऐसे लिखते हैं एच इंटू में फ्रीक्वेंसी। तो ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। वर्ड याद रखना, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है मित्रों, फोटोन। यहां पर ये जो वर्क फंक्शन है, समझना, वर्क फंक्शन को फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट लिखा जाता है, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है के। अभी इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, वेट करो बस। फिर इसी फॉर्मूले को हम खोलते थोड़ा सा। तो यहां पर जो फाई नॉट लिखा है ना मित्रों, इसको कई बार डब्ल्यू नॉट भी लिखते हैं, कोई बात नहीं, डब्ल्यू नॉट भी लिख सकते हैं ऐसे। देखो के का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। कई बार मित्रों क्या होता है, देखिए ये एच इंटू एफ, और ये जो वर्क फंक्शन इसको लिखते हैं हम एच एफ नॉट, एच एफ नॉट, और इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इस एफ का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको जीवन भर याद रखना है। क्या वर्ड्स? आपसे कोई कहता है ये फाई नॉट का एक नाम होता है मिनिमम एनर्जी। अगर आपसे कोई बोले ना कि मिनिमम एनर्जी निकालो, तो आपको फाई नॉट की वैल्यू निकालनी होती है, या डब्ल्यू नॉट, इसका नाम होता है मिनिमम एनर्जी। ध्यान रखना, अगर कोई मिनिमम एनर्जी बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, आपको फाई नॉट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी को उस साइड भेज दो, तो एच एफ माइनस में काइनेटिक एनर्जी, तो अपने आप आ जाएगा फाई नॉट या फिर वर्क फंक्शन। मिनिमम भी होता है, कई लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड ये आर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तभी यही काम करना, वर्ड्स को सीखो कि क्वेश्चन में क्या घुमाएगा वो। फिर कई लोग आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे बता रहा हूं, देखो 3 इंटू 10 की पावर 8 एफ नॉट इंटू में लैम्डा। ये जो आपका वेवलेंथ आएगा, ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, यहां से जो वेवलेंथ आएगा। पर यहां पर जो फ्रीक्वेंसी डलेगी, ये वाली डलेगी। यानी अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी का नाम होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यानी मेरे कहने का मतलब समझो साफ साफ, अगर आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी को इस फॉर्मूले में डालोगे तो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में उल्टे होते, इनवर्स होते। तो याद रखना, अगर आपको इतनी बातें पता है, और एक और छोटी सी बात कि काइनेटिक एनर्जी को हम ईवी नॉट लिख सकते हैं, जहां वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आपको इतनी बात पता है तो दुनिया जहान का आप कोई भी क्वेश्चन इजिली निपटा सकते हो, जो भी हम निपटाएंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी के है और जो पहले चैप्टर आ चुका है। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। एक बार 2 मिनट का टाइम लेके एक बार रिवीजन को नोट कर लो, फिर आपको फायदा भी होगा। ध्यान दो प्लीज। देखिए अब तक क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल साधारण, कि यार सुनना, कि यार वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट या फिर फाई नॉट एक ही बात है। किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल इज 3.3 10 की पावर -19 जूल। कह रहा है टेकिंग प्लैंक कांस्टेंट, कह रहा है एच की वैल्यू इतना लेना है आपको 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकंड। कह रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो। अब उसने वर्ड बोला कि आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब लॉजिकली मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये वर्ड मैंने आपको लिखवा दिया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एफ नॉट। अरे यार क्या करते हो तुम लोग यार। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है एफ नॉट। अब क्या करें फिर, याद है आपको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फाई नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट, याद है इसको लिखते हैं, पीछे बताया था मैंने कि इसको कैसे लिखते हैं। देखो जो वर्क फंक्शन है, जो फाई नॉट है, इसको एच एफ नॉट लिखते हैं। तो आप बोलोगे यार देखो कुछ नहीं करना, एच एफ नॉट लिख के ये कितना है 3.3 10 की पावर -19
यहां एच की वैल्यू, मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी बुढ़ऊ टीचर को देखोगे जो बहुत सीनियर हो जाते हैं, जब वो न्यूमेरिकल कराएंगे न्यूमेरिकल, तो उन्हें दिखाना है कि मैं अभी भी टिका हुआ हूं, तो क्या करेंगे, वो बहुत टफ टफ न्यूमेरिकल ले आएंगे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, और वो उसका पेपर से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आप कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, पेपर में इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया, क्योंकि यही एनसीईआरटी में, ये आपको मानना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स पेपर 5 नंबर का बनता है सिर्फ, इतिहास गवाह है। आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ 5 नंबर का बनता है। जेई मेंस में 80% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 100% ऑफ द क्वेश्चन इन द नीट फ्रॉम द बायोलॉजी। 100% लिख के दे रहा हूं मैं, सारे पेपर चेक किए मैंने, ऐसे नहीं बोल रहा हूं खड़े खड़े। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर आप ईमानदारी से अपने सिलेबस को फॉलो करते हो, यू आर गोइंग टू रॉक। यहां से एफ नॉट निकल जाएगा। आप प्री बोर्ड में देखना, सब पेपर आपको, सब क्वेश्चन आपको आंखों के सामने देखे देखे मिलेंगे, पर आप कर नहीं पाओगे। मैं अभी से लिख के दे रहा हूं, आप कर नहीं पाओगे। बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो घर पे लिख के कर ही नहीं रहे। घर पे लिख के मत करो, वहां पे नहीं होगा, बस देखा देखा लगेगा। एक मैंने एसी में आपको ऐसा बनाया हो, ग्राफ वाले क्वेश्चन कराए होंगे अल्टरनेटिंग करंट में, वो पेपर में आएगा पर आप नहीं कर पाओगे। टाउन वाला क्वेश्चन बताया था, टाउन वाला, वो पेपर में आएगा पर आप नहीं कर पाओगे। मुझे सब पता है, हर साल का है ना, हमें पता है हर साल बच्चे ऐसे होते हैं। प्री बोर्ड में आजमा के देख लेना। अब देखो, मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतने सारे न्यूमेरिकल कराए, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल। आप में से दोबारा किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। मैंने सॉल्यूशन के एनसीईआरटी में टिक लगाए थे, वो भी किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। मुझे सब पता है, और पेपर में उसमें से क्वेश्चन आएगा। अरे पता है मुझे सबके बारे में। जो व्यक्ति अभी कॉम्प्रोमाइज करेगा पढ़ाई से, वो जीवन भर कॉम्प्रोमाइज करेगा अपनी लाइफ में। और जो अभी क्वालिटी पुट करेगा अपनी पढ़ाई में, क्वालिटी लगाएगा, वो जीवन भर क्वालिटी लाइफ जिएगा। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। फॉर मतलब आप लोग कोई बहुत टैलेंटेड नहीं हो ना, कि बहुत अलग ही गाना या डांस कर रहे हो, या बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाओगे, ऐसा कुछ तो प्लान नहीं है। इफ यू आर अ मिडिल रेंज स्टूडेंट, तो एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस। बात खत्म। ये तुम सबको पता है कि एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस। ओनली लगा रहा हूं मैं ये वर्ड, इस बात को कभी समझना, कभी घर पे ना किसी पन्ने पे लिखना ओनली, ठीक है? ओनली लिखना। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था ना, तभी समझ गया था ये वर्ड, कि एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस। और ये समझ जाओगे तो बढ़िया है ना? ओनली वर्ड को लिख लो कि एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस। अपने आप आइडिया, अपने आप लगेगा मन से कि हाँ भाई करना है करना है। बाकी तो आपकी मर्जी है, मैं तो ऐसे बस याद दिला रहा हूं कि अब टाइम नहीं है इन सब चीजों का। सो ये पहला क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पॉपुलर होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 3-4 बार आया और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, एक मैटर है, उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिन लोगों को नहीं पता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 की पावर -19 का इस्तेमाल करेंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ई की वैल्यू बता रहा था मैं। फिर कह रहा है फाइंड फर्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। ये तो हो जाएगा। देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, लोग कहते हैं रिपीट नहीं होता, रिपीट हो गया। फिर बी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी फोटोन की वेवलेंथ पूछ रहा है, लैम्डा ऑफ फोटोन। नहीं समझे? वो कह रहा है, मैं लिख देता हूं, करेक्ट वर्ड लिख देता हूं, ठीक है? यहां एक वर्ड को पकड़ना, ठीक है? कुछ अलग सा वर्ड है, देखिए मैं पूरा लाइन लिख रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट if the photo current is brought 0 by 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कह रहा है ये? कह रहा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ निकालनी। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, देखो हम सब पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। हमें पता है, ध्यान दो, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे फोटोन की, तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। तो स्पीड हमें पता है 3 10 की पावर 8, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है हमें? यार किस्मत इसकी। अगर हमने ये फ्रीक्वेंसी निकाल ली, दिख रहा है आपको,
तो इस फ्रीक्वेंसी को यहां डाल देंगे तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगा। यानी अगर हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी यहां डालेंगे तो वेवलेंथ भी किसका मिलेगा? फोटोन का। तो ये थोड़ा हो गया तगड़ा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है। तगड़ा क्यों? कैलकुलेशन वाइज। कैसे कहा गया ये रहा। अब ये कह रहा है कि देखो, ये कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट निकालो। अब इसके लिए भाई सिंपल सी बात है, आप पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा कि h इंटू में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब स्ट्रगल क्या है? अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी चाहिए, सुन लो, अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये हो जाएगा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी बाई, बताओ, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी बाई प्लैंक कांस्टेंट। फिर यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा और जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा उस वहां यहां ले जाओगे 3 10⁸ फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। तो इस फ्रीक्वेंसी को यहां डालना सॉल्व करके। अब सॉल्व कैसे करोगे? वर्क फंक्शन दिया हुआ है, एच की वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा ईवी नॉट। क्या होता है? लेकिन यहां इन लोगों ने, ध्यान देना प्लीज, यहां इन लोगों ने क्या दिया है? 0.60 ईवी नॉट। ईवी देखो, यहां इन लोगों ने एक बहुत बड़ी चालाकी खेली है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, मैंने कंफर्म भी कर लिया कि ईवी ही दिया हुआ है। ईवी हमेशा एनर्जी होता है। क्या होता है? ईवी इज ऑलवेज एनर्जी। कह रहा है कि इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0, यानी कि उसकी वेलोसिटी को रोक दिया गया। आप लोगों ने पढ़ाया होगा मैंने, करंट रोकने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी को 0 करना। काइनेटिक एनर्जी को, तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ना 0 कर दिया गया है इतनी एनर्जी से, मतलब यही काइनेटिक एनर्जी है। समझो, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और तुमने इतनी एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट? एनर्जी। कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है और तुमने इतनी एनर्जी से उसे रोक दिया। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ और तुमने उसको रोक दिया, तो तुमने कितनी एनर्जी लगाई होगी? जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। समझो, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है कुछ एनर्जी लेके और वो रुक गया, मतलब तुमने जो लगाई है उसके बराबर ही लगाई है। यानी अगर उसका करंट हमने रोक दिया है, उसकी स्पीड रोक दी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दिया है इतनी एनर्जी लगा के, मतलब ये भी काइनेटिक एनर्जी है। और मैंने सेम तरीके से थियोरीज में पढ़ाया ये बात कि काइनेटिक एनर्जी को रोक दिया जाता है जब हम पोटेंशियल लगाते हैं। याद है आपको? चलो, इट मींस दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो आपको डायरेक्टली उसने काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ये दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, ये पता है। अब देखो कैसे आंसर आएगा। तो फ्रीक्वेंसी, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा ये सब, बहुत टफ कैलकुलेशन है ये। वर्क फंक्शन कितना था इसका? देखो 2.14। तो देखो ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एच, तो कितना हो रहा है बताना? ये 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एच। तो 2.74 ई की वैल्यू होती है 1.69 10⁻⁻19 जूल में ले आया मैं, ठीक है। अब एच की वैल्यू भी डाल देते हैं फटाफट, जूल पर सेकंड। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6 पॉइंट, अब सॉल्व करोगे तो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा और उसी फ्रीक्वेंसी को यहां पुट करोगे तब आपको वेवलेंथ मिलेगा। इट वाज नॉट अ टफ क्वेश्चन। सीखने वाली बात क्या थी कि आपको थोड़ी सी मेरी थ्योरीज आनी चाहिए। जब मैंने चैप्टर को पढ़ाया तो मैंने क्लियरली बताया है कि फोटो करंट को रोक दिया जाता है एनर्जी लगा के, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी रोकने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी हमने एक बात सीखी, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाई दे तो समझ जाओ ये एनर्जी दिया हुआ है। अब ये कौन सा एनर्जी दिया है, ये सेंस लगाना है आपको कि भाई इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा। दैट वाज द सेंस इन दिस क्वेश्चन। फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो प्लीज। नाउ आई एम हैविंग माई फेवरेट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो मेरा काफी फेवरेट है, जो एग्जाम में पक्का आने का चांस है। देखिए, तो क्वेश्चन ऐसा होता है, कहते हैं कि भाई देखो सीरियल नंबर है 1 2 3, कुछ मेटल्स दिए होंगे सोडियम, पोटेशियम, और उनके ये मेटल है और उनके वर्क फंक्शन होंगे। यहां पे मेटल, उनके वर्क फंक्शन है 1.92, 2.15, 4.17। समझो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहेंगे हमारे पास मेटल है सोडियम के, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम जो भी एमओ है ये। अब ये वर्क फंक्शन है।
अगर आपको मैं याद कराऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ये होता है जो भी फोटोन आ रहा है ऊपर से, इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन, यहां होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कंडीशन होता है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एनर्जी होता है इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, जो भी एनर्जी गिर रही है वो बड़ा होना चाहिए वर्क फंक्शन से। ये कंडीशन होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों मेटल के ऊपर, सोडियम, पोटेशियम और इसके ऊपर 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ डाला गया है। कितना डाला गया है? 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ, 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ डाला गया है, 300 नैनोमीटर की लाइट डाली गई है। तो बताना है, अगर सुनो 300 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर, तो बताना है किसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और ये जो वर्क फंक्शन है, ध्यान रखना, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। अभी कितना खतरनाक काम है सोचो, कितना खतरनाक काम है सोचो। सोचो कैसे खतरनाक, कैसे आपको हर बार इस वेवलेंथ से एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इस वेवलेंथ से एनर्जी निकालोगे आप, निकालोगे और इससे कंपेयर करोगे। अभी सब बहुत खतरनाक नहीं, इजी है, बता दूंगा, बढ़िया। इस क्वेश्चन को लिखो, लिखो इस क्वेश्चन को। अब चुप हो जाओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेटल दिए हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये वो, वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। अब हमें नैनोमीटर में दिया हुआ है वेवलेंथ, बोला इसके ऊपर भी इतना ही, इसके ऊपर भी इतना ही, इसके ऊपर ही इतना ही। कहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? तो समझा रहा हूं, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। अब इसके लिए ट्रिक बनाया हमने, बहुत सिंपल। आपको जब भी एनर्जी ऑफ फोटोन चेक करना हो, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो देखते हैं ट्रिक कितना काम करता है। ओए बेटा वहीं आ जाऊंगा फिर मैं। एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए तरीका बता रहा हूं, 1240 और नीचे वेवलेंथ की कंडीशन क्या है? नैनोमीटर में होना चाहिए। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। समझा रहा हूं, लगा के देखते हैं इसमें, रुक जाओ, पहले लगा के देखेंगे तब मानेंगे ट्रिक सही है कि नहीं, आंसर आ रहा है कि नहीं। तो 1240 लिखा मैंने, इससे मुझे मिल जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, ये फोटोन मतलब इंसिडेंट, इंसिडेंट मिल जाएगा हमें, इंसिडेंट। अभी नेट चला गया था, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। लोग कहते हैं एक वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरे से मैंने कनेक्ट किया। खर्चा देख रहे हो कितना सारा होता है। कौन? अब जो नैनोमीटर, ध्यान दो, नैनोमीटर में वेवलेंथ कितना है? 300। कितना है? तो आपको सीधा 300 लिखना है बस, वेवलेंथ विथ नैनोमीटर लिखना है। तो हमने लिख दिया वेवलेंथ दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। क्या दिया है? 300 नैनोमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। आप लोग तो एग्जाम में कर सकते हो, यहां मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 1240 डिवाइडेड बाई 300, ये आ रहा है 4.133 के आसपास। तो 4.13 के आसपास आ रहा है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यानी जो, प्लीज, यानी जो मेरा एनर्जी है फोटोन का, वो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है। वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं आपको, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, बता रहा हूं आपको, वेट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, यानी कि 300 नैनोमीटर का, ध्यान दो, अगर 300 नैनोमीटर का हम लाइट भेजेंगे, ये आसान हो गया ना, पंगे से बच गए हम। 300 नैनोमीटर का लाइट भेजेंगे तो इसके ऊपर जो एनर्जी गिरेगी, कितनी गिरेगी? 4.13, जो कि काफी ज्यादा है इसके वर्क फंक्शन से। अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो यहां से क्या होगा बताओ? यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यहां से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, पर यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मेरी बात को समझ पाए? क्या समझे? अब हम ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया ये सोचते। ये फॉर्मूला मैंने ऐसे बनाया, देखो, मैंने H और C को मल्टीप्लाई कर दिया। SC अपॉन में लैम्डा होता है ना फॉर्मूला फोटोन का। अरे मेन फॉर्मूला होता है H इंटू में फ्रीक्वेंसी, पर हम जानते हैं C जो है स्पीड ऑफ लाइट, वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल के पुट करोगे तो आएगा SC अपॉन में लैम्डा। अब मैंने क्या किया, H और C को मल्टीप्लाई कर दिया मन के अंदर। H और C को मल्टीप्लाई किया, 6.626 10 की पावर -34 एंड C 3 10 की पावर 8। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू याद कर लिया 1240, और ये एक्सेप्टेबल है एग्जाम में। दिस फॉर्मूला इज एक्सेप्टेबल इन एग्जाम। पर एक बार मैं देख लेता हूं कि ये कितना एक्यूरेट मैंने निकाला है। 6 इंटू में 3,
ठीक है, ये इतना ही आ रहा है, 12.42 के आसपास आ रहा है, हमने 40 लिया है, ठीक है, समझ पा रहे हो? दिस इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर यू। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो दिस फॉर्मूला इज एक्सेप्टेबल। तो आपको समझ में आया? तो हमने क्या सीखा कि हमारा जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा या जो इंसिडेंट एनर्जी होगा उसको निकालेंगे 1240 बाई वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, तो आप एक बार इसे नोट करो, फिर इसका 12 एक्स्ट्रा भी कुछ बता रहा हूं, नोट करो। कर लिया सबने? देखो, तो बता रहा हूं, देखो सुनो, तो इस तरीके से ही देखो, दिस इज गोइंग टू गिव यू अप्रोक्सीमेट आंसर। एक दो डिजिट का फर्क होता है। किताब में यहां पर 4.14 के आसपास लिखा हुआ है, हमारा कितना है 4.13। तो दिस इज गोइंग टू, क्योंकि भाई देखो आप जुगाड़ से नहीं करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, SC अपॉन में लैम्डा, बहुत पंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, बहुत पंगे। यानी कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन कोई दे कि वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और तो हम यूज करेंगे एनर्जी का 1240 वेवलेंथ नैनोमीटर के साथ, नैनोमीटर को खोलना नहीं है, नैनोमीटर के साथ वेवलेंथ लिखना, 300 का 300 लिखा मैंने, नैनोमीटर को खोला नहीं है, आंसर आएगा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इस आंसर को मैंने चेक किया, ये मेरा फोटोन का आंसर है, और फोटोन का आंसर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, इंसिडेंट मतलब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर है एमओ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। बात समझ में आई? अब मैं आपको दो फॉर्मूला याद करवाता हूं जो आपको इजी पड़ेगा जीवन भर के लिए। पहला फॉर्मूला ये है कि अगर एनर्जी निकालना है तो 1240, क्या बोला मैंने, वैसे एग्जैक्ट बताओ आपको, एग्जैक्ट 1237 के आसपास आता है, एग्जैक्ट के आसपास, समझे मेरी बात को, 1237 के आसपास आता है, लेकिन हम इसको 40 मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं 1237 लेके और फिर निकालू तो शायद एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ना हमारा। 1237 डिवाइडेड बाई कितना था वो, 300। रुक जाओ, 12 कितना बताया मैंने, 1242 डिवाइडेड बाई 300। सुनो, आपको मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, 1240 बेस्ट है, इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करने में, और इट इज अप्रोक्सीमेट गिविंग द बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो इतना पंगा नहीं है, वरना कैलकुलेशन भी करोगे तो बहुत टफ पड़ेगा। तो मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूं, कंक्लूजन आप ना इवन नंबर में याद कर लो, मैं आपको एक बीच का नंबर देता हूं, सुनो, आप याद कर लो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो याद कर लो 1240 वेवलेंथ नैनोमीटर के साथ लिखना है और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या याद करो एनर्जी 12400 वेवलेंथ होना चाहिए आपका एंगस्ट्रॉम में, ए नॉट, आंसर आएगा नहीं, समझे? दो ही क्वेश्चन बनता है, या तो वेवलेंथ नैनोमीटर में मिलेगा या इसमें मिलेगा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, यू आर गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेट करेक्ट आंसर। तो अभी हमारे क्वेश्चन नैनोमीटर वाला था, और ये खोलना नहीं है, ए नॉट और एनएम को खोलना नहीं है, ध्यान रखना। तो दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, और हमने इसको इजीली कर लिया, और यकीन मानो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं फटाफट, ठीक है, आप नोट कीजिए, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। हो सुन राधिका दुलारी, सुनो, तो ऐसे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आप कर लेना। मेन मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, टाइप के तो 1000 बन सकते हैं। सुनो, ऐसा क्वेश्चन बना दे वो, सुनो मेरी बात सुनो, वो कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा कि भैया काइनेटिक एनर्जी इतना है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, फाइंड वर्क फंक्शन, तो इस वाले में से इस वाले को इधर माइनस कर देना, आ जाएगा वर्क फंक्शन, नहीं समझे? अगर आपसे बोला वर्क फंक्शन निकालो, इसको माइनस कर दोगे। मैं फिर भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट देखो, इंपॉर्टेंट में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, वो आपको ग्राफ बना के देंगे। देखो सुनो, अब ये क्वेश्चन पक्का आएंगे जो भी मैं कराने जा रहा हूं आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5
और बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 14 में है, मतलब 1 इंटू 10 की पावर 14, 2 इंटू 10 की पावर 14, 3 इंटू 10 की पावर 14 में। बोलेंगे फाइंड वर्क फंक्शन। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताया है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। बोल रहा है वर्क फंक्शन फाइंड करो। अब बताओ बुद्धू, वर्क फंक्शन माने क्या? W नॉट H इंटू F नॉट। H किसको नहीं पता? कई लोगों को एक क्वेश्चन देखेंगे और भाग जाएंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे। देखो मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे पता नहीं है, फॉर्मूला लिखा है, आधा नंबर मेरी जेब में। F नॉट कहां से लाऊं? ये रहा, देखो यही है F नॉट, 4.5। कितना है ये? दिख रहा है आपको? 4.5 10 की पावर 14। ये इसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी में ये लगाना ही है। तो कई बार ना आपको ग्राफ देंगे, आपको ड्राइंग, आप डर जाओगे। नहीं, आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, समझे नहीं बात को? बोल रहा है फाइंड वर्क फंक्शन, वेरी इजी। मेरी तबियत थोड़ी खराब है तो थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, तो संभाल लेना, छुट्टी वुट्टी नहीं होगी अभी, ये बहुत टाइम है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अरे वही यार, सेम क्वेश्चन कह रहा है फिर वर्क फंक्शन निकालो। अगला क्वेश्चन देखो, समझते रहना। यह है वोल्टेज, वोल्ट, वी दे रखा है वोल्ट में, और यहां फ्रीक्वेंसी दे रखा है 10 की पावर 14 हर्ट्ज में, मतलब ये हर किसी के साथ 10 की पावर 14 लगा हुआ है। ये जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की है, लाइट की, इंसिडेंट की, यानी फोटोन की दी हुई है, ठीक है। और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, आप लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ा हो तो। वोल्टेज है ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कह रहा है एक लाइन है, सीधी लाइन है, इसका नाम है P, ये 2 और 4 के बीच में है, और एक लाइन है Q। कह रहा है बताओ किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कह रहा है विच वन, समझा रहा हूं, ग्राफ सुनो, विच वन इज हैविंग लार्जर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस चीज को समझना है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। लार्जर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता है किसी को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलता है वर्क फंक्शन से। किससे निकलता है? भूल गए? याद होगा आपको, HF नॉट। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो आपको बता दूं, ये ग्राफ आपके नोटबुक में होगा, आप लोगों ने जिससे भी थ्योरी पढ़ी हो, मुझसे, यूट्यूब से, अपने टीचर से, स्कूल से, मेरे से, कहीं से भी, तो ये ग्राफ हर टीचर कराता है। नीचे की तरफ इस ग्राफ को बढ़ाने पे आपको मिलता है वर्क फंक्शन, इसको फाई नॉट बोलते हैं, याद करो। तो ये फाई नॉट है हमारा। क्या है हमारा? तो ऑब्वियसली जिसका वर्क फंक्शन बड़ा है, बताओ किसका वर्क फंक्शन बड़ा है? इसका। इसका वर्क फंक्शन इतनी दूर है और इसका वर्क फंक्शन इतनी पास है, तो ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन, अरे वर्क फंक्शन को ही फाई नॉट बोलते हैं। क्या है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। नीचे है तो क्या हुआ? काम क्या, काम से मतलब रखो, समझो। तो इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? याद करो, ये ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो याद कर लो। इधर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर होता है फ्रीक्वेंसी, और ये लाइंस बनी होती है, लाइंस, और इस लाइंस को नीचे ले जाते हैं तो होता है वर्क फंक्शन। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आंसर इज Q। Q का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या बात समझ पाए सारे बच्चे? अब बोला है बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है? किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है? बताओ भैया, किसका ज्यादा है बताओ। देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। ध्यान दो, इस वाले का वर्क फंक्शन ज्यादा है, और हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं। देखो वर्क फंक्शन होता है H इंटू में फ्रीक्वेंसी। अब सोचो सोचो सोचो, वर्क फंक्शन के सामने, इस वर्क फंक्शन के लिए हमें यही फ्रीक्वेंसी यूज करना पड़ सकता है क्योंकि इसी के सामने ये है। तो अगर किसी ने हमसे बोल दिया कि वर्क फंक्शन निकाल के भी दिखाओ, तो आप H जानते हो और फ्रीक्वेंसी ये रहा, देखो 6 इंटू में 10 की पावर 14। नहीं आई बात समझ में? तो ये हमारा वर्क फंक्शन ज्यादा है किसका? सेकंड वाले का। तो कितना आसान क्वेश्चन था। पहले पूछ रहा बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, नीचे वाले का। अरे नीचे है ना, बड़ा है, 0 से कितनी दूर है? काफी दूर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, सुनो।
और हमें क्वेश्चन दिखाई देता है ऐसा वाला, फोटो करंट, सुन लो चुपचाप, फोटो करंट और यहां वोल्टेज पोटेंशियल, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे कैसा? अब इन सब में क्या खास बात है, जब इनका ये ना, ये देखो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, क्या है इसको माइनस का वी नॉट बोलते हैं। इसके देखो अगर करंट देखो, करंट है I1 I2 I3, तो यहां करंट डिफरेंट है, यहां पर इंटेंसिटी ध्यान रखना, इस ग्राफ का इंटेंसिटी इज डिफरेंट, ध्यान रखना इस ग्राफ का इंटेंसिटी डिफरेंट होता है, इंटेंसिटी अलग अलग है, करंट अलग अलग होने का मतलब है इंटेंसिटी अलग अलग है। ये करंट है और ये करंट है ना, करंट, तो फोटो करंट अलग अलग है, तो इंटेंसिटी भी अलग है। क्या सेम है? इन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ध्यान रखना। जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। और यहां पर क्या देखो, ये दो चीजें सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी सेम। और यहां पर क्या है, इंटेंसिटी इज डिफरेंट एंड करंट इज डिफरेंट, करंट सबका डिफरेंट है, अलग अलग है। यानी कि जब करंट डिफरेंट होगा तो ऐसा ग्राफ होगा, और सबका क्या सेम हो रहा है, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी सेम। एक अगला क्वेश्चन ऐसा आता है, अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर से समझ जाओगे, वेट करो प्लीज, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि यहां पर फोटो करंट होगा, फोटो करंट, यहां पर क्या होगा बताओ, पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इधर नेगेटिव होगा। एक बार ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, ध्यान देना। और क्वेश्चन पूछते भी है, बताओ इस ग्राफ की क्या खास बात है। इस बार हुआ क्या है, आपका इंटेंसिटी और करंट दोनों सेम है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। और सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी है, इसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी है, तो यहां पर माइनस का V01 माइनस V02 माइनस V03, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। V0 का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इनमें फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो फ्रीक्वेंसी इसमें अलग है, ये F3 है, ये आपका F2 है, ये आपका F1 है, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये होने वाली है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होने वाली है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपको मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं ग्राफ वाला, ताकि आप समझ पाए, टेंशन मत लेना कोई, ठीक है। अरे यार ये कौन है बेवकूफ आदमी, बक बक कर रहा है, एसी ऑन करने देते नहीं हो। अरे यार इस सारे क्वेश्चन तो करा दिए मैंने। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, समझा रहा हूं, क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना, तुम्हें मजाक लग रहा है। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, देखो यहां करंट है, यहां पोटेंशियल है, साहब कह रहा है वो, देखो ध्यान से, बुर्बक, बुर्बक मतलब बुद्धू, गाली नहीं है ये। अरे रीचा तो कुछ भी रीचा को थोड़ी पता है, पता है बेटा रीचा, बेटा अभी दानिश भाई होते हैं ना, फिर पता। हाँ फिर मेरे 1 मिलियन होते हैं। मजाक हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है किन दो का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, विच टू कपल्स की बात कर रहा है, विच टू कपल्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेम फ्रीक्वेंसी। चलो सेम फ्रीक्वेंसी बता दो, बताओ सेम फ्रीक्वेंसी किन दोनों का है। एक तो मुझे ए दिखा और एक दिखा मुझे सी, ए एंड सी का सेम फ्रीक्वेंसी, पहला कपल। और दूसरा कौन है बताओ, यहां के कौन रुक रहा है, ये रुक रहा है डी और बी। लो भाई 2 नंबर तुम्हारी जेब में फ्री के। तुम्हें लग रहा है मैं खुद से बना रहा हूं क्या, दिख रहा है, खुद से नहीं बनाता मैं, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ग्राफ वाले मिल सकते हैं, बस याद रखना, बस ध्यान से, जहां मुंह मिले वहां पर क्या, मतलब दोनों का मुंह मिले वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी जा रहे हो, बात ही खत्म की मैंने अभी, ठीक है। अब देखो बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने चाहिए। एक क्वेश्चन में होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को,
एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, देखो कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था इस तरफ और हमने यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, हमने यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाया 40 वोल्ट। कितना लगाया? तो कह रहा है फाइंड, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हम इसको रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहां पे? तो सॉल्यूशन इसका बताऊं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ईवी नॉट होता है और वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस चैप्टर में और भी क्वेश्चन हमें करने हैं। शाम को तो होपफुली मैं क्लास नहीं लूंगा, कल ही कराऊंगा। ई की जगह पर 1.6 10 की पावर -19 और वी नॉट की जगह पर 40 पुट करना है। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ईवी नॉट। नोट कर लो, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन कराने हैं, कल कराऊंगा। जो वेवलेंथ होता है वो होता है 12.3 अंडरवुड वी। ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था डुअल नेचर के चैप्टर में। देखिए स्टार्ट करते हैं। जब आप लोगों ने डुअल नेचर पढ़ा होगा किसी से भी, तो ये वेवलेंथ का बड़ा फेमस फॉर्मूला होता है। और भी फॉर्मूले होते हैं, h/mv वेवलेंथ होता है, h/p मोमेंटम होता है, √2m काइनेटिक एनर्जी, √2m काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ के ये भी फॉर्मूले होते हैं, h/mv, h/p, h/√2m के, 12.3 एंगस्ट्रॉम √v, ये सारे वेवलेंथ के फॉर्मूले। जहां 2 का मतलब 2 होता है, m का मतलब मास होता है, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी। यहां पर k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना, k ही है ये काइनेटिक एनर्जी। अब इनमें से कौन से फॉर्मूलों पर क्वेश्चन पक्का पक्का आता है? एक फॉर्मूला ये है बेटा डुअल नेचर चैप्टर में, और एक फॉर्मूला ये, इनके ऊपर तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आज तक आए हैं मैं आपको सिखाऊं। देखिए इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन ये वाला बनता है, मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा हुआ है, बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन बनता है, दिया हुआ एनसीईआरटी में भी और पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन accelerated by potential difference 100 वोल्ट। कह रहा है 100 वोल्ट। यहां पर V का मतलब पहली बात तो पोटेंशियल होता है, इसको नहीं पता, ये पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वाला V होता है वेलोसिटी। जिनको नहीं पता ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए। ये वेवलेंथ के फॉर्मूले होते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब यहां पर ये होता है पोटेंशियल। तो एनसीईआरटी और सीबीएसई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का कि अगर 100 वोल्ट हम लगाते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये और ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन, ये सब आपने थियोरीज में पढ़ा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से हमने एक्सेलरेट किया है, तो कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा? तो फॉर्मूला है 12.3 बाय रूट ऑफ वोल्टेज। आ गया आंसर 12.3, और नीचे क्या, रूट ऑफ वोल्टेज मतलब 100 मतलब 10, यानी आ गया 1.23। बात समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फिर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे, इजी वाले क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। कह रहा है तुम फोटोन की मोमेंटम निकालो, फोटोन की मोमेंटम निकालना है, फोटोन की मोमेंटम निकालना है। अब समझते ध्यान से। और दिया क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की वो इतनी है 5 10 की पावर 13 हर्ट्ज, सुन लो। और प्लैंक कांस्टेंट सी सबको पता है, एच और सी तो पता ही होता है सबको, एच और सी पता होता है। अभी हमसे कह रहा है कि भाई फोटोन की मोमेंटम निकालो। तो आपने ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ? आप लोगों ने पढ़ा है ना फॉर्मूला कि फ्रीक्वेंसी दिया है एच सी, समझो आप ही जानते हो, अभी पढ़ा आपने। वेवलेंथ होता है एच अपन में मोमेंटम, ये तो पढ़ा आपने, एच अपन में पी। यहां पर पी का मतलब पता सबको? देखो अभी मैंने बताया यहां पर धीरे धीरे, ये जो मास इंटू वेलोसिटी है इसी को पी बोलते हैं। पी का मतलब होता है मोमेंटम। अब मित्रों ध्यान दो, यहां पर ये बातें कर रहा है फोटोन की, और फोटोन का मोमेंटम निकालना है, और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो क्या आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं? समझे? क्योंकि मोमेंटम के लिए आपको एच चाहिए। एच आपको पता है क्या होता है? मोमेंटम कैसे निकलेगा बताओ? मोमेंटम निकलेगा जब एच के नीचे वेवलेंथ आएगा। और वेवलेंथ कैसे निकाले? तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब जानते हैं सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। 3 × 10 की पावर 8, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 10 की पावर 13। यहां से आप वेवलेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और इस वेवलेंथ को लाके यहां पे रख देंगे, और एच की वैल्यू आपको पहले से पता है, और वेवलेंथ आप निकाल चुके हो, तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। यानी फोटोन के केस में मोमेंटम निकालना बड़ा आसान है। पी फॉर मोमेंटम, एच अपन में वेवलेंथ, और वेवलेंथ हम किससे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है।
बात समझ पा रहे हो? बहुत इजी था ये तो मैंने कल भी कराया था। ऐसा कुछ होता है तो सबको पता होना चाहिए कि भैया आपको निकालना पी है तो आपको एच और लैम्डा पता होना चाहिए। लैम्डा कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या कहा जा रहा है कि बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा? वेवलेंथ निकाल के बताओ। अब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो आप कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बताओ? आपके पास है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब आप बोलेंगे सर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही नहीं है। एच पता है, एच की वैल्यू सबको पता होता है, 2 की वैल्यू बचपन से पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता होता है, नहीं पता तो बता दू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। तो आपको सारी वैल्यूज को यहां पुट करना होगा, एक गलती मत करना बस। कौन सी गलती है बताओ? वो आप एच पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, मास भी पुट कर दोगे। काइनेटिक एनर्जी को 3.4 मत लिखना, इसको लिखना 3.4 और ई की वैल्यू पुट करना 1.6 10 की पावर माइनस 19, तब आएगा आंसर जूल में। अब इसको यहां पुट करना, फिर सॉल्व करना, रोते रहना, रोते 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 आंसर नहीं आएगा, ठीक है? तो छोड़ देना, आंसर नहीं आएगा भाई, इतना रूट में कौन सॉल्व करेगा। इसीलिए जब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, टेंशन मत लेना भाई। इंसान थोड़ी सॉल्व कर पाएगा, जो सॉल्व करे वो जानवर। मैं मजाक कर रहा हूं, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा उस टाइम एग्जाम पर। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैंने तो एग्जांपल लिया है कि देखो आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था, सुनो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, बात समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको जूल में कन्वर्ट करना है बस, और बाकी सब वैल्यू पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर यहां पर कुछ पॉपुलर क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं रेशियो वाले, जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, ये रहा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना प्लीज। कहेंगे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक, कह रहा है अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। कोई पार्टिकल है, पता नहीं कौन सा पार्टिकल है, पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल सुनना, क्वेश्चन सुनना, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिया हुआ है। अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स फास्ट एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, कह रहा है वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब हमने रेशियो लिया, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन है 1.813 10 की पावर माइनस 4। कह रहा है कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास, पार्टिकल का मास निकालो। उसमें क्या है, बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे देखो। हम बोलेंगे देखो भैया तुम यहां पर स्पीड की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? स्पीड की, और वेवलेंथ का रेशियो दिए हुए हो, तो हम बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एच बाई मास ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दूसरा क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, रेशियो भी हम निकाल लेंगे फटाफट। एस से एच कट जाएगा, अब समझना, एस से एच कट जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा ऑफ पार्टिकल बाई लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ध्यान देना, इज इक्वल टू, ध्यान देना। अब ये एस से एच कट चुका है तो ये ना पलट के ऊपर जाएगा, पता आपको, तो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे मास ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब उसने एक और इंफॉर्मेशन दिया, याद करो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 3 गुना है, तो वीपी की जगह पर क्या लिखो बताओ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कट गया। तो अब कुछ भी नहीं, हमें निकालना है मास ऑफ पार्टिकल, और इसका रेशियो भी दिया हुआ है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बाई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो दिया हुआ है, देखो कह रहा है द रेशियो, तो इसलिए तो मैंने डिवाइड किया इन दोनों को, तो कितना है 1 पॉइंट, समझ गया ना आप, 1.813 10 की पावर माइनस 4, 1.813 10 की पावर माइनस 4। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg, ये हमें पता था। नीचे 3 है और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल। अब इस पूरे को सॉल्व करेगा तो मास ऑफ पार्टिकल आएगा, और मुझे पता है तुम सॉल्व करते करते निपट जाओगे, ठीक है ना, ये सॉल्व करते करते आप निपट जाओगे, मुझे सब पता है। तो एग्जाम में अगर इतना भी छोड़ के आते हो, यकीन मानो टीचर या ऐसे थोड़ा बहुत उंगली करके, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा करके आते हो, उंगली करने का मतलब नहीं कि नाक वाक में करके आ गए यहाँ, ठीक है, हाँ अच्छा समझो मेरी बात को। तो अगर यहाँ थोड़ी बहुत उंगली करके आओगे तो दिखाओगे कि भाई मुझे आता है, नंबर नहीं काटता। यार आप सोचो ना, लोगों के 98 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, और वो 3 घंटे टाइम उनको भी मिला है, क्या वो सारी कैलकुलेशन सही कर पाए होंगे? हाँ कर पाए तो इजी कैलकुलेशन आई होगी, या फिर नहीं करके आए होंगे, दो ही चीज हो सकती है। तो या तो आपके पास इजी कैलकुलेशन आएगी, या आप नहीं करके आओगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। ये बस मन में रख लो, कैलकुलेशन से कोई आपको जज नहीं करने वाला, क्या आप कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो, उनके हिंट को समझ पा रहे हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या मेरी बात को समझ पाए हो बढ़िया से?
अब सुनो, टेम्परेचर कभी दे दे किसी क्वेश्चन में, टेम्परेचर दे दे टेम्परेचर, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h बाई अंडर रूट, क्या बताया था मैंने आपको, 2m के नहीं 3 m kT, वो अलग था। अगर एग्जाम में टेम्परेचर की बात कर रही है, मास के आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टी है यहां पर टेम्परेचर। अगर एग्जाम में कभी टेम्परेचर दे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ता है, ये फॉर्मूले से। इसके ऊपर बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन आने का, नहीं आएगा ना के बराबर, क्योंकि इसमें 11th का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। फिर भी हमें अगर फॉर्मूला सिर्फ पता है तो हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो किसी ने टेम्परेचर दे दिया, बोला बताओ वेवलेंथ बताओ, तो खाली टेम्परेचर ही तो पुट करना है, मास पुट कर ही रहे हो, काइनेटिक एनर्जी पुट कर ही रहे हो, 3 आ जाएगा बस। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना बस। इलेक्ट्रॉन के लिए, ये किसके लिए है, दोबारा समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के लिए सब यूज कर लेना। फिर दोस्तों मैं आपको बता रहा था ना कि कैसे क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं। देखिए अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां पर, आपसे बोलेंगे एक, ध्यान दो, एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक ड्यूट्रॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है, या फिर अल्फा पार्टिकल दे देंगे आपको, बोलेंगे अल्फा पार्टिकल है, सबसे फेमस यही है अल्फा पार्टिकल। बोलेंगे एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन, ध्यान दो, मूविंग विद सेम स्पीड, इनकी वेलोसिटी सेम कर दी। वेलोसिटी कैसे कर दी, अगर वो वेलोसिटी सेम नहीं करेंगे तो चांस है वो काइनेटिक एनर्जी सेम कर देंगे। बोलेंगे मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, लो भाई मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। बोलेंगे कि भाई आप फाइंड करो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ के रेशियो फाइंड करो। तो बड़ा आसान है, आप पहले इसका वेवलेंथ निकालो अल्फा पार्टिकल का, h बाई अंडर रूट 2 मास ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को k लिख दो, पर यहां पर जो मास आएगा वो अल्फा पार्टिकल का आएगा। अब कई लोगों को पता नहीं होगा, बता दूं मैं, अगर प्रोटॉन का मास m होता है तो अल्फा पार्टिकल का 4m होता है, 4 गुना होता है। अब यहां पर अगर इसका वेवलेंथ निकाले प्रोटॉन का, तो ये हो जाएगा h बाई 2m के, काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी पर मास आएगा यहां पर प्रोटॉन का। अब इनका रेशियो लेते हैं फटाफट, अगर आप रेशियो लोगे ना, देखो रेशियो लोगे तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा, देखो रेशियो लेते ही h से h निपट जाएगा, रूट से रूट, 2 से 2 निपट जाएगा, k से k, तो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, रूट मास ऑफ प्रोटॉन बाई रूट मास ऑफ अल्फा। नहीं समझे, रूट में मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ अल्फा आएगा, नहीं समझे। अरे ये ऊपर है और वो वाला नीचे है ना, तो नीचे वाला घूम के ऊपर चला जाएगा। अरे रूट नहीं कटता यार ऐसे, तो कहां काटा मैंने, मेरे मुंह से निकल गया होगा, ठीक है ध्यान दो। अब मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो अल्फा पार्टिकल का होगा 4m, m से m कट जाएगा, आंसर आ गया 1/4 मतलब 1/2, यानी वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज 1/2। समझ में आया। तो ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी दे सकता है वो, उसके मन में है कुछ भी दे दे, बोलेगा सेम वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी सेम बोलता तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, h बाई mv, h बाई mv, नहीं समझे, अरे वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हम। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो डुअल नेचर हमारा खत्म होता है। मैंने सारे ग्राफिकल क्वेश्चन बता दिए आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बता दिए, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, खत्म। प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितना ज्यादा आप करोगे प्रैक्टिस उतना आपके लिए फायदेमंद है, अदरवाइज तो छोड़ो। अब दोस्तों हम एटम्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक दो और क्वेश्चन कराऊं, बढ़िया बढ़िया, देखता हूं बुद्धि है कि नहीं तुम्हारे अंदर। चलो देखते हैं किसमें कितनी बुद्धि है। एक दो क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो, सुनो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, फिलहाल छोड़ो, इजी इजी है। एक क्वेश्चन और है मेरे मन में, ये वाला, आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड। दोस्तों एक क्वेश्चन है मेरे मन में, आपको बताऊं मैं। क्वेश्चन है कि ग्राफ मैंने बनाया, ध्यान दो, ग्राफ बनाया मैंने वेवलेंथ का और 1/√v, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। v का मतलब समझते क्या होता है, रूट के अंदर v जो होता है वो पोटेंशियल होता है, रूट के अंदर कभी वेलोसिटी नहीं होता, पोटेंशियल है ये। अब ना ग्राफ आया ऐसा सीधा, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस आई, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, ये मेरे मन में आया कि मैं क्वेश्चन कराऊं। एक का मास है m1, एक का मास है m2। क्वेश्चन की डिमांड है किसका मास ज्यादा होगा, लार्जर मास, लार्जर मास किसका होगा। अच्छा यहां पर v वेलोसिटी है क्या, मैं देख लूं, हाँ पोटेंशियल ही है, ठीक है। इनका चार्ज सेम है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, ठीक है,
कह रहा है कौन सा लार्जर मास का वो है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको इस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान दो, फॉर्मूला होता है एक H बाई, चुप जाओ, 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m। और दोस्तों यहां काइनेटिक एनर्जी का मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, मैंने इसी में करवाया है, ईवी नॉट होता है, याद है आपको? ईवी नॉट, जहां पर v का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या मतलब होता है? पोटेंशियल। यानी अगर मैं इस ग्राफ को तोड़ के लिखूं तो, थोड़ा कॉन्सेप्ट को लिखूं तो ऐसा कुछ आ रहा है, देखो 2me और 1/√v, v को अलग ले रहा हूं मैं, पोटेंशियल को अलग ले रहा हूं। मैंने पोटेंशियल को अलग ही लिख दिया, क्यों? क्योंकि इसको मुझे y एक्सिस बनाना है, इसको मुझे y बनाना है, y एक्सिस, और ये मेरा होगा x एक्सिस। क्या होगा ये मेरा? अगर ये y एक्सिस है और 1/√v मेरा x एक्सिस है, तो ये होता है मेरा स्लोप। देखो y इक्वल टू mx होता है कॉन्सेप्ट ग्राफ के लिए, y इक्वल टू mx, ये मेरा स्लोप क्या है? यानी जो मेरा स्लोप है, यानी कि जो मेरा स्लोप का मतलब, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा। जो tan थीटा है एक्चुअली में ये निकल गया है h/√2me। इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर किसी का एंगल ज्यादा होगा, किसी का स्लोप ज्यादा होगा, तो उसका मास क्या होगा? कम, क्योंकि ये आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जो स्लोप है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिसका एंगल बड़ा होगा उसका मास कम होगा। अब लॉजिकली मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसका एंगल बड़ा है? बताओ, सेकंड वाले का एंगल बड़ा है। देखो, यानी कि अगर थीटा ऑफ m2 बड़ा है थीटा ऑफ m1 से, इसका मतलब m2 छोटा होगा m1 से, नहीं समझे? जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका मास छोटा होगा। तो स्लोप इसका बड़ा है m2 का, तो उसका मास छोटा होगा, क्योंकि आपस में क्या है? ये उल्टे हैं। तो यहां पर m2 क्या आ रहा है हमारा? m1 लार्जर आ रहा है, ठीक है ना? m1 इज लार्जर, m2 इज स्मॉलर। तो अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, बताओ। एग्जाम में लोग करके आता है, अच्छा इसका स्लोप बड़ा है तो इसका मास बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं करा रहा हूं। देखो अभी तो देखो तो तुम सही, बोर्ड तक आते आते ऐसे क्वेश्चंस कॉपी से एक बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो। अभी कल परसों में तुम्हें पूरी डेरिवेशन की शीट्स दूंगा बना के, उसमें लिखना कैसे एग्जाम में। मैं वही लिख रहा था, आधा पूरा हो गया है, ठीक है? तो अभी बहुत कुछ है, वी आर जस्ट वर्किंग आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते। डन एवरीवन। हेलो दीपांजलि बेटा, शिखर, निधि,